नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी में। हम लोग इस सक्सेस साथी के चैनल पे शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स, जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम या एनडीए या सीडीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं दीपक कुमार सिंह और मैं अभी एनआईटी से एमटेक कर रहा हूँ एंड आई हैव आल्सो क्वालिफाइड बीसीईसी एंड गेट एग्जामिनेशन। और मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप सक्सेस साथी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलता रहे। तो चैनल को ग्रो करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए इसे सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन या अगले कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम इंडियन पॉलिटी के जो चैप्टर फर्स्ट है उससे शुरुआत करते हैं कि हमारे इंडियन पॉलिटी का बैकग्राउंड कैसा था, हिस्ट्री उसका कैसा था, कहाँ से ये हमारे दिमाग में आया या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके माइंड में आया कि क्यों ना हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। एकाएक तो आया नहीं होगा, इसकी आवश्यकता पड़ी होगी या इसका आवश्यकता पढ़ने की अनुभूति हुई होगी उनको। तो हम देखते हैं कि कुछ हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये हिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो आज भी हम देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी, ये तो तय था। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उस समय के उनको पता था। तो सबसे फर्स्ट जो सजेशन आया था वो आया था एम एन रॉय के द्वारा इन 1934 कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, अभी तो अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, उनके हिसाब से सारा कुछ चल रहा है, लेकिन जब वो हमें आज़ाद करेंगे तो हम अपने देश को कैसे चलाएंगे। तो हमें चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होगी और ये सजेशन सबसे फर्स्ट टाइम आया था एम एन रॉय के द्वारा इन 1934। एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। नाउ इस चीज़ को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी स्थापना की गई और ये की गई 1946 में। और देखिए बहुत सारे ऐसे रूल बने थे। हम बात करें जब हमारे कंट्री पर शासन हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरटेक कर लिया ब्रिटेन गवर्नमेंट, उसके बाद आ गया ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो इन दो शासन किए और ये दोनों शासन के दौरान उन्होंने बहुत सारे लॉ बनाए, बहुत सारे एक्ट पारित किए, बहुत सारे नियम कानून बनाए और वो इंडियंस पर अप्लाई किया गया। और अप्लाई करने के दौरान उसके रिजल्ट क्या है, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किए, किस तरह से वो हम पर शासन कर पाए और किस तरह से वो हमें अपना गुलाम बना पाए। तो ये सारे का रिजल्ट मुझे पता था और सारे का फंक्शन कैसे करता है लॉ वो भी पता था। तो जिसकी वजह से हम अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे इम्पोर्टेंट लॉ को लाए जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। तो वो सारे लॉ इसमें इंक्लूड किया गया। इसके अलावा हमें पता है कि जो इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये एक तरह से जो भी अंग्रेज द्वारा जो लॉ लाया गया था वो हमारे लिए एक इतिहास था, एक इवेंट हो चुका था। तो इस इवेंट के सीख पर हम आगे बढ़ते चले गए। तो ये सारे लॉ का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो सबसे फर्स्ट एक्ट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 ये था ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या हो गई थी 1773 तक आते आते कि अंग्रेज़ों के पास, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 प्रोविंस अंडर कंट्रोल आ गए थे। वन इज बंगाल, जो प्लासी की लड़ाई के बाद फिर मद्रास एंड
बंगाल, मद्रास एंड मुंबई, मतलब कि जो बॉम्बे है, तो ये प्रोविंसेस आ गए थे। बंगाल एक मद्रास और एक बॉम्बे। अब तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। बंगाल के अलग गवर्नर थे, और बॉम्बे के अलग थे, और मद्रास के अलग थे। अब जिसके वजह से क्या हो रहा था कि तीनों अलग थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तीनों पर कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो रहा था। और इंडिया में उस समय कंपनी में इतना करप्शन बढ़ चुका था कि जो भी ब्रिटेन से आता था यहाँ बिजनेस करने, कुछ दिन करता था और इतना अमीर होके चला जाता था कि वहाँ बहुत अमीर बन जाता था, मतलब एक तरह से बहुत अमीर बन जाता था। अब क्या हुआ, 73 तक आते आते इतना करप्शन बढ़ा कि कंपनी घाटे में चली गई। तब कंपनी ने सरकार से गुहार लगाई कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमको कंपनी में हमारा बर्बाद हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि इतना घाटा लग गया है। आप सोचिए, जहाँ इतना इनकम का सोर्स हो, इंडिया जैसा वेल कंट्री, वहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे आप शासन चला रहे हैं, और वहाँ से ही आपको बोल रहा है, वहाँ से सरकार को टैक्स आना चाहिए था, तो आप उल्टा सरकार से मांग रहे हो कि हमको पैसा चाहिए। तो ये तो कोई गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे भाई, इतना सब कुछ है, तब तुमको कैसे पैसा की जरूरत पड़ गई? तब उन्होंने लाया, तब उन्होंने पता किया या पता लगाया, पता तो चल ही रहा था कि क्या हो रहा है कंपनी में, कैसे लोग अमीर बन रहे हैं। तो उन्होंने उसको सही करने के लिए उन्होंने लाया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो प्रॉब्लम यहाँ थी कि ये तीनों गवर्नर थे, तीनों गवर्नर अपना मनमानी करते थे, अपने अपने हिसाब से चलाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि तीनों गवर्नर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने कर दिया कि एक काम करते हैं, कोई एक गवर्नर जनरल को बना देते हैं, कोई एक गवर्नर को बना देते हैं गवर्नर जनरल, और इस दोनों को इसके अधीन कर देते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। तो उन्होंने जो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो भी अदर दो गवर्नर जनरल थे बॉम्बे के और मद्रास के, उसको कर दिया इनके अंडर में। और ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको चलाने के लिए उन्होंने 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार किया, और जो 4 मेंबर्स थे वो अपॉइंट किए गए थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा, ताकि जो गवर्नर जनरल है ये भी मनमानी उतना नहीं कर सके, उसको भी कंट्रोल करने वाला ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठा है। तो इस तरह से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, मतलब कि जो बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग थे, उन्हीं को उन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया, और बंगाल और वो उनके अंडर में आ गया। उसके अलावा उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और उसमें उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस के द्वारा कोलकाता में एक स्थापना की गई। अब देखो, नेक्स्ट एक्ट लाए वो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट सही से वर्क नहीं कर पाया, इसीलिए इस एक्ट को लाना पड़ा। सही से वर्क नहीं करने के कारण रेगुलेटिंग 1773 का एक्ट आया। अब इसमें और देखिए, उसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को नियुक्त कर दिया गया था, और सारे गवर्नर का पावर वेस्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल को। लेकिन ये जो फेल होने का रीजन था, मेन था गवर्नर जनरल के पास पावर आ चुका था बहुत ज़्यादा। तो अब दिक्कत ये था कि आप पावर को डिसेंट्रलाइज करो, इसको अब बांटो, गवर्नर जनरल के पास इतना पावर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन था कंपनी का, उसको अलग अलग कर दिया। कॉमर्शियल फंक्शन को देखेगी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आप कॉमर्शियल अफेयर्स मैनेज करें, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करें। क्योंकि इंडिया में उनको था एक्सपेंड करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट या कंपनी को एक्सपेंड करना था। तो एक्सपेंड करने के लिए आपको कुछ भी कंट्री को में एक्सपेंड करने के लिए वहाँ के आपको पॉलिटिकल में घुसना ही पड़ेगा, वहाँ की पॉलिटी में जानी ही पड़ेगी, वहाँ के किंग से मिलना ही पड़ेगा, वहाँ नेगोशिएशन करने पड़ेंगे, वहाँ कुछ ट्रीटी करनी पड़ेंगे, वहाँ पे वार करने पड़ेंगे। तो ये सारे फंक्शन करने के लिए उन्होंने जो पॉलिटिकल अफेयर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिया। और जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर की गई कि आप सारे सिविल और मिलिट्री जो भी है फंक्शन वो करेंगे, जहाँ पे ब्रिटिश पोसेशन है, मतलब कि जहाँ पे ब्रिटिश का साम्राज्य है इंडिया में, वहाँ पे आप सारा सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे। किस तरह से वहाँ के
पब्लिक को मैनेज करना है, किस तरह से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किस तरह से वहाँ के मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है, ये सारा फंक्शन किसको दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और नाउ नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बीच में भी आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ा था, तो इसीलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें क्या किया गया था कि 1833 तक आते आते इंडिया का बहुत सारा पार्ट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल था, तो इसीलिए अब जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब उतना सही नहीं लग रहा था, तो इसने सबसे पहले तो नाम बदल दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब केवल बंगाल का ही गवर्नर जनरल रहेगा, वो अब इंडिया का गवर्नर जनरल होगा, और जो भी सिविल और मिलिट्री पावर था उसके हाथों में सौंप दिया। अब देखिए, अब सौंपने का रीजन है क्योंकि उस समय 1773 में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर। वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी था, क्योंकि उन्होंने करप्शन कर करके इतना पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि वहाँ ब्रिटिश की पार्लियामेंट में इसका पावर चलने लगा था। इट मीन्स कि वो जो वहाँ का जो भी मिनिस्टर है या एमपी है उसको खरीदने लगा था और उसको अपने फेवर्ड में लेने लगा था, जिसकी वजह से वो 1703 का रेगुलेटिंग एक्ट बुरी तरह फेल हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब चार्टर एक्ट ऑफ 1783 आया तब स्थिति सुधरने लगी, और सुधरने लगी तो आप धीरे धीरे गवर्नर जनरल को समझ आने लगी कि अब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में ही हमको वर्क करना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे प्रॉपर्ली वर्क करने लगे। तो अब इनको भी भरोसा होने लगा गवर्नमेंट को, तो अब वो धीरे धीरे उन्हें गवर्नर जनरल को पावर मिलने लगा, और जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर थे वो दे दिए गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, और विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जितना भी अब दो बच रहा है गवर्नर, एक बॉम्बे एंड मद्रास, ये दो गवर्नर का सीट हटाया नहीं गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर डाल दिया गया। तो अब जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास को, उन्हें भी पावर दी गई कि आप जो लेजिस्लेटिव का जो काम है वो कर सकते हैं, मतलब कानून बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगी कानून, वो सारे ब्रिटिश रूल जहाँ जहाँ हो रहा है इंडिया में, वो सारे जगह पे वो लागू होगा। जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लेकिन जब सेम सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉ बनाएगी तो स्टेट जो लॉ बनाई हुई है वो डायरेक्टली खारिज हो जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉ बनाया जो गया है उसको इम्पोज कर दिया जाएगा। तो यही होता था कि लेजिस्लेटिव को तो पावर दी गई, जो गवर्नर थे वो लॉ बना सकते थे, वो अपने लेवल पे इस्तेमाल भी कर सकते थे। लेकिन अगर पूरा इंडिया की बात आई, पूरा इंडिया के लिए अगर लॉ बनाना है तो वो क्या बनाएगी? वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर है, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बनाएगी, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसको हम एक्ट बोला जाता था। अब जो कंपनी का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, अब ये एक कमर्शियल कंपनी नहीं रहेगी, एक बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं, जबकि बल्कि ये एक शासन करने वाली कंपनी हो गई। इट मीन्स कि जो कमर्शियल बॉडी था उसका नाम बदल करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोल दिया गया। एक ओपन कंपटीशन भी सिस्टम तैयार किया गया कि हम सिविल सर्वेंट को भर्ती करेंगे, तो सिविल सर्वेंट को भर्ती करने के लिए एक कंपटीशन एग्जाम की व्यवस्था की गई, और इसके तहत इंडियन को अलाउ नहीं था कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठ सकते हैं, केवल इसमें ब्रिटेन के लोग ही बैठ सकते थे। नाउ नेक्स्ट एक्ट आता है इसके 20वां चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें देखिए क्या किया गया, इसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव था और लेजिस्लेचर फंक्शन था, एक कानून बनाना, एक कानून को लागू करना, तो ये दो फंक्शन होते हैं कोई भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कानून बनाना, कानून को लागू करना। तो लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया, और लेजिस्लेटिव के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनाया गया जो कि 6 मेंबर का था। इसने ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन रखा फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, मतलब कि सिविल सेवा की परीक्षा उसी समय से तैयार हो गई थी। भले ही ये
इंडिया के लिए नहीं थी, लेकिन स्टार्ट हो चुकी थी। कंपनी के रूल को और एक्सटेंड किया गया और जो इंडियन टेरिटरी थी उसको और कब्जा करने के लिए अलाउ किया गया। और ये सारे कब्जा किसके ट्रस्ट पे हो रहे थे? ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि कर रहा था ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि ब्रिटिश का पार्लियामेंट ही कर रहा था, लेकिन वही कंपनी के जरिए कर रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे कंट्रोल ले चुका था कंपनी पर। तो देखिए लगभग लगभग कंट्रोल आ चुका है कंपनी पर। इसीलिए जब 1857 की जब होती है स्पॉन्टेनिटी, तो मतलब कि जो बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम ऑफ 1957, इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857, तो उस समय क्या होता है ना कि आराम से तुरंत ब्रिटिश जो है सो टेक ओवर कर लेती है कंपनी को, बोलती है कि अब ये जो इंडिया कंट्रोल करेगा वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होगा, ना कि कंपनी के द्वारा होगा। तो उन्होंने पहले से रोड मैप तैयार कर चुका था कि अब जो है लगभग कंपनी के पावर को बिल्कुल वो तोड़ चुके थे और अपना जो कंट्रोल है पूरी तरह से कंपनी पे लगभग लगभग ला चुके थे। इसलिए उनको जो है चेंज करने के लिए कोई बड़ी कसरत नहीं करनी पड़ी। वो आराम से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में कंपनी के रूल को ले लिया। तो इसके तो तुरंत साल 53 के बाद ही तो 4 साल बाद हो गया था 1857, तो इसीलिए तुरंत हो गया था। इसने फर्स्ट टाइम है तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को लाना शुरू कर दिया था। अब रीजन क्या था लोकल रिप्रेजेंटेशन को लाने का कि देखिए 1857 से पहले छोटे छोटे लेवल पे लड़ाइयाँ हो रही थी, जैसे सन्यासी रिवोल्ट हुआ, कभी सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था छोटे छोटे रिवोल्ट हो रहे थे जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, तो जिसकी वजह से रेसिस्टेंस आने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा लोकल रिप्रेजेंटेशन को, नहीं तो ये बवाल मचाते रहेंगे इसी तरह से। तो उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी को भी महत्ता दी और उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिए। 6 मेंबर में से 4 मेंबर को 4 मेंबर अपॉइंट किए गए लोकल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें अब बॉम्बे बंगाल और आगरा के भी जो लोकल मेंबर्स थे उनको भी थोड़े जगह दी गई। रीजन था क्योंकि रेसिस्टेंस आ रही थी, बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ रहा था। अब जो नेक्स्ट रूल आएगा वो आएगा क्राउन रूल 1858 टू 1947। अब हम इस क्राउन रूल को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कि जब स्पॉन्टेनिटी हो गया या जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हो गया, इंडियन रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी आया या कुछ हुआ भी, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेज आए गवर्नमेंट में या जो कंपनी में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से समझेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।